हेलो एवरीवन। तो हमने कल कहाँ तक किया था? कल हमने देखो एसटीपी की कंडीशंस तक किया था। एसटीपी, तो एसटीपी के हमने दो कन्वेंशंस पढ़े थे, एक तो था ओल्ड और एक था न्यू। ओल्ड में हमने क्या देखा था कि जो मोलर वॉल्यूम आती है वो क्या आती है 22.4 लीटर्स, और जो न्यू है उसमें हमारी मोलर वॉल्यूम क्या आती है 22.7 लीटर्स। और मैंने ये भी बताया था कि तुम्हारी बुक्स के अंदर जनरली जो आंसर्स दे रखे होंगे वो 22.4 लीटर के हिसाब से दे रखे होंगे। क्यों? क्योंकि उस बुक्स में अभी ये वाली जो न्यू कन्वेंशन है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, तो ज्यादातर के आंसर तुम्हें इसी वॉल्यूम से ही मिलेंगे। तो वैसे कोई जनरली अगर पूछे कि हमारी जो एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम क्या होती है, तो एक्चुअली आंसर क्या होना चाहिए 22.7 लीटर्स। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स से क्या निकाले मोल्स, मास से क्या निकाला मोल्स, अब हम वॉल्यूम्स से मोल्स निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं, सिंपल सा है। देखो, अगर मैं बोलूं Vm इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल का वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं, तो एक का क्या हो गया 1/Vm मोल्स हो गए। तो V मतलब जो गिवन वॉल्यूम है वो क्या हो गया V/Vm। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम V/Vm। लेकिन अगर हम एट एसटीपी की बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा N इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 या हम 22.7, वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। जनरली हम 22.4 लेकर ही करेंगे। ठीक है, अब हमने देखो तीन चीजों का रिलेशन पढ़ लिया है नंबर ऑफ मोल्स के साथ। एक तो है मास का, दूसरा क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, और तीसरा क्या है वॉल्यूम का। तो अब हम देखो समझते हैं कि अब क्वेश्चंस जो आएंगे वो तो इन तीनों का मिक्सचर आएंगे। तो हमें क्या एक तरह से देखो समझने की कोशिश करो, जो मोल्स है वो किसके इक्वल है, एक तो हमारे गिवन मास अपॉन मोलर मास के इक्वल, एक के हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और तीसरा क्या है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। अगर हम एसटीपी पे बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा P/22.4 या 7 जो होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारे यहाँ पे तुम्हें क्या पता चल रहा है, अगर तुम्हें इसको इसको या इसको रिलेट करना है तो तुम्हें एक ही रास्ता दिख रहा है, वो क्या है मोल से होते हुए। तो ये बात नोट कर लो, अगर हमें इन तीनों में एक दूसरे में कोई भी रिलेशन ढूंढना है तो हमारा जो रास्ता होगा वो मोल से होते हुए ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर हमारा इंटर कन्वर्टिबल वो मोल्स में ही होगा, उसके बाद हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, देखो कैसे होगा। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स of CO2 present in 11.2 liters of sample at STP। देखो मुझे क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स और गिवन क्या वॉल्यूम। तो सिंपल सा है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम क्या है 11.2 और एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम मेरी क्या आती है 22.4, तो ये मेरा क्या आ गया 0.5 मोल्स। ये देखो एक और चीज दिखाता हूं, अगर मैं यहां पर न्यू कन्वेंशन लेके भी चलूंगा तो मेरा आंसर अराउंड आएगा 0.49 विच इज इक्विवेलेंट टू 0.5 मोल्स। देखो आंसर में कुछ ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे तो वो 0.5 ही आती है, तो कोई टेंशन वाली लेने की बात नहीं है। तो ये आंसर में इतना फर्क नहीं आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द
वॉल्यूम ऑफ CO2 gas at STP which contain 10 Na atoms of oxygen। क्वेश्चन समझो, हमें क्या पूछा हुआ है, हमें वॉल्यूम निकालना है CO2 का जिसके अंदर हमारे पास 10 Na ऑक्सीजन एटम्स है। देखो अब देखो, एक तरह से मुझे क्या दे रखा है नंबर, और मुझे कहाँ जाना है, वॉल्यूम की तरफ। तो मेरा क्या रास्ता क्या होगा, मोल से होते हुए। तो देखो मैं इसको 10 Na एटम्स किसके इक्विवेलेंट हो सकते हैं, 10 मोल्स के। खुद देख लो, देखो अगर एक Na किसके इक्वल होता है, 1 मोल के, तो 10 Na किसके इक्वल होगा, 10 मोल्स के। ये ऐसे भी कर सकते हो, n इज इक्वल टू n बाई Na। n क्या दे रखा है हमें, 10 Na अपॉन Na। तो Na से n सब कैंसिल और n क्या आ जाएगा 10। कुछ भी नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, बस हम अप्रोच थोड़ा डिफरेंटली कर लेते हैं, वो फॉर्मूला वाइज और ये कंसेप्ट वाइज। देखो अभी हमारा क्या आ गया, हमारे 10 मोल्स आ गए ऑक्सीजन एटम के। अब देखो अगर मैं बात करूं, 1 मोल CO2 में कितने, 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स है। ये मैंने तुम्हें पीछे कराया था जो मैंने H2SO4 एग्जांपल लिया था। अगर एक CO2 में 2 ऑक्सीजन एटम्स है तो 1 मोल में कितने होंगे, 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो क्या होगा, देखो 1 में 2 है, हमें गिवन क्या है 10, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने कितने में से आया होगा, 1/2। यही अब हमारा क्या है, 10 मोल ऑक्सीजन एटम्स कितने CO2 मोलिक्यूल से आए होंगे। तो क्या हो गया 1/2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 5 मोल CO2। मतलब क्या हो गया, मेरे 5 मोल CO2 मैंने लिए जिसमें मुझे 10 Na एटम्स मिले। अब लेकिन हमें क्या पूछा हुआ, वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है एट STP। तो मेरा क्या आ जाएगा 5 इंटू 22.4 लीटर्स। ये मेरा क्या आ गया आंसर, क्योंकि मेरे से वॉल्यूम पूछी हुई थी। ये मेरे क्या निकले मोल्स, ये क्या आ गई मेरी वॉल्यूम। ठीक है, ये देखो कुछ भी नहीं था, यूनिटरी मेथड है, बस हमने इसको क्या रिवर्स लगा दिया है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, यूनिटरी मेथड ही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 90.8 liters of SO3 at SG। देखो हमें क्या पूछा हुआ है कि एटम्स निकालने हैं इन 90.8 लीटर्स ऑफ SO3 at STP। देखो अब मेरे को क्या वॉल्यूम गिवन है और निकालने क्या मुझे एटम्स। पिछले में क्या था, एटम्स गिवन थे, निकालने क्या थी वॉल्यूम। होना वही है, यूनिटरी मेथड ही लगना है, बस हम रिएक्शन मतलब हम यूनिटरी मेथड में इधर से इधर चल रहे थे, फिर हमने इधर से इधर चले थे। देखो कैसे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 90.8 लीटर्स ऑफ SO3। तो देखो इसको क्या, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो 1 मोल SO3 में हमारे कितने एटम्स है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा हुआ। तो एटम्स मतलब क्या होगा, 3 ही और 1 ही, तो क्या है 4 मोल एटम्स। अब हमारे से क्या पूछा हुआ है इन 90.8 लीटर्स। देखो 90.8 लीटर्स मैंने क्या बताया था, अगर हमें वॉल्यूम से मोल्स नंबर ऑफ एटम्स में जाना है तो हमारा रास्ता क्या होगा मोल्स। तो हम इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मोल्स का हमारा सिंपल सा कुछ भी नहीं, 90.8 बाय 22.4। तो ये मेरा किस क्या आ जाएगा, देखो ये मेरा कटेगा 22.4, ये जो भी कटेगा देखो हमारा ही 90.8 बाय 22.4, इस जो भी आए मान लो हमारा x आए, जो भी आए हमें कोई मतलब नहीं है उससे। देखो फिर ये हमारा जो हमारा क्या है 1 मोल SO3। अब हमारा कितना आ रहा है, कितने मोल्स, 90.8 बाय 22.4 मोल SO3 से हमें क्या मिलेगा 4 इंटू 90.8 बाय 22.4
ये हमारे क्या आ जाएगा, मोल एटम्स। उसके बाद हमें क्या कर देना है, इसको Na से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 90.8 बाई 22.4 इंटू Na। ये मेरे क्या आ गए, नंबर ऑफ एटम्स। सोल्व कर लेना इसको, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 लीटर H2O एट STP। देखो हमें क्या नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं 1.8 लीटर H2O में, ठीक है। इसमें हमारा क्या होगा, देखो गिवन वॉल्यूम दे रखा है और हमें क्या STP कंडीशन भी दे रखा है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो क्या था, लीटर्स को मोल में और उसके बाद हमारे क्या नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट कर दो, जैसे भी करते हुए आ रहे हैं। तो हमारा क्या बनेगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स V बाय Vm से हम क्या कर देंगे 1.8 बाय 22.4, इसमें नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आप सोच रहे हैं वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ये फॉर्मूला ओनली फॉर गैसेस लगता है और ये मेरी क्या स्टेट दे रखी है, लिक्विड। तो ये फॉर्मूला हम लिक्विड पर या सॉलिड्स पर नहीं लगा सकते, ये बात नोट कर लो। इसलिए मैंने जान के तुम्हें करके दिखाया जो तुम सोच रहे होगे, इसलिए ऐसे ही तुम्हें भी ऐसे ही लिखना और उसके बाद क्रॉस मारना है कि ऐसे नहीं सोचना, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा, ये बस गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर मान लो यहाँ लिक्विड गिवन भी ना होता तो ये अंडरस्टूड होगा कि एट एसटीपी क्या होता है हमारा 273 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, तो उस पे वाटर हमारा गैसियस फॉर्म में नहीं होता। तो अगर यहाँ पर लिक्विड ना भी लिखा होता तो भी वो अंडरस्टूड सी बात थी। ये तो मैंने अभी स्टार्टिंग की इसलिए तुम्हें लिक्विड स्टेट मेंशन कर दिया। देखो तो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो अगर तुम्हें वॉल्यूम दे रखा है उसको मास तक पहुंचाना है तो तुम्हें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, डेंसिटी की। वो क्या होती है 1 ग्राम पर ml। ये अगर गिवन नहीं है तो इतना तुम्हें अंडरस्टूड है, पता ही होता है, ठीक है। हम अप्रोक्स यही लेते हैं, एग्जैक्ट ये नहीं होती वन, लेकिन हम ये मान लेते हैं क्योंकि इतना फर्क नहीं आता आंसर में। तो हमारा क्या पूछा उसने, अगर हमारा डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है 1 इंटू वॉल्यूम क्या हमारा 1.8 है, लेकिन ये लीटर्स में तो इसको कन्वर्ट कर लो मिलीलीटर्स में, तो ये मेरा क्या बन गया 1800 ग्राम्स। अब क्या कुछ भी नहीं ग्राम्स में मिल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया गिवन वेट जो कि 1800 बाय मोलर वेट, तो मेरा क्या आ गया 100 मोल्स। अब 100 मोल्स किसके आए हमारे पास ऑफ H2O, लेकिन हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं, तो 100 मोल्स में कितने होंगे 100 इंटू 3 मोल्स, तो हमारे क्या हो गया H2O, पहले मोल्स ही निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ एटम्स क्योंकि अब हमें एटम्स निकालने हैं। यहां पे लिख लो 1 molecule contain 3 एटम्स। तो मेरा क्या आ गया 300, तो अभी मेरा क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में करूं तो 300 Na एटम्स मेरा आंसर होगा, ठीक है। बहुत सिंपल था, बस यहाँ पे तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना था कि ये वाला फॉर्मूला जो हम लगा रहे थे वॉल्यूम वाला वो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि ये लिक्विड स्टेट है और वो फॉर्मूला लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट पर नहीं लगा सकते। देखो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है। तो ये हम कैसे पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले तुम्हें इसकी प्रेजेंटेशन समझ आनी चाहिए। ये क्या होता है, मेरा कोई भी एलिमेंट है
तो हम उसके, ये हमारा क्या होता है एलिमेंट, तो हम इसके पैर में हम इसके क्या लिखते हैं एटॉमिक नंबर, और टॉप पर क्या लिखते हैं मास नंबर। तो ये हमारा Z क्या होता है एटॉमिक नंबर, और ये क्या होता है हमारा मास नंबर, और ये हमारा एलिमेंट उसका कोई भी सिंबल। तो अब ये देखो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है। लेकिन अब एक बात और समझाता हूं तुम्हें। अगर मैं तुम्हें बोलूं, एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं कार्बन, इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा एटॉमिक नंबर है, ये मेरा मास नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। और मैं बोल सकता हूं इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल में हमें पता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल ही होता है। तो मेरा क्या हो गया एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये बस मेरा न्यूट्रल एटम में ही वैलिड होता है ये चीज। अब देखो अगर मैं बात करूं मास नंबर की, मास नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर का मेरा फॉर्मूला क्या बन के आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब बात आती है, देखो इसको अभी मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूँ एक चीज, सुनो। अब मान लो ये मेरा एक एग्जांपल है, मैंने कार्बन का, ये मेरा क्या बता रहा है एटॉमिक नंबर, ये क्या बता रहा है हमारे लिए मास नंबर। तो अब इसमें ये एक चीज ध्यान दो, अगर मैं इसका एटॉमिक मास निकालना चाहूं, एटॉमिक मास का मतलब क्या हो गया मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है। एटॉमिक मास में मैंने पहले बताया था, प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो हम हमारा जो वेट आता है वो इन दोनों की वजह से ही आता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कई बार। अगर हमें एग्जैक्ट पे नहीं जाना बिल्कुल तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इतना डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में। तो इसके अंदर देखो मास ऑफ प्रोटॉन मेरे कार्बन में कितने होते हैं 6, और मास कितना होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, प्लस न्यूट्रॉन का भी, न्यूट्रॉन का नंबर भी 6 होता है। क्यों? क्योंकि देखो 12 क्या मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये क्या 12 क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और 6 क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसमें वे न्यूट्रॉन्स भी कितने होते हैं 6 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। ये मेरा क्या गया 12 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 ग्राम। अब एक बात बताओ, हमने पिछले लेक्चर में एक चीज देखी पढ़ी थी, वो क्या था 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम होता है। तो ये मेरा क्या आ गया 12 AMU के इक्वल आ गया। तो यहां से हमें एक चीज ये पता चली कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है या जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा एटॉमिक मास और मास नंबर का ऑलमोस्ट सेम होता है। दोनों में डिफरेंस है, लेकिन अगर हम बस उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो सेम होता है। मतलब अगर मैं 12 AMU उसका एटॉमिक मास है तो मेरा 12 भी जो है वो उसका मास नंबर है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से सुनो, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल ही है। अब देखो इसको अब हम कैसे यूज करेंगे, देखो मास नंबर हमारा क्या नंबर बता रहा है और एटॉमिक मास मास बता रहा है, लेकिन वो इक्वल कैसे आ गया भी मैंने तुम्हें प्रूव करके दिखा दिया, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल कैसे आया। अब देखो अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन, देखो इसके अंदर हम सबके अंदर क्या निकालेंगे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले ठीक है, इसमें हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और
इलेक्ट्रॉन्स। देखो कार्बन में देखो इसके अंदर हमारा क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, वो तो इक्वल टू एटॉमिक नंबर ही होता है, तो वो मेरा क्या आ गया 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, वो हमें क्या दे देता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मेरा क्या आ गया 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था न्यूट्रल स्पीशीज में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो वो भी क्या आ गया 6। अब इसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 विच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, वो भी क्या आएगा 8। और ये न्यूट्रल है, हमें पता है ऑक्सीजन, तो ये हमारे इसके अंदर क्या होंगे 8। अब बात आती है, ये हमने चार स्पीशीज ले ली, आयन ले लिया जो कि कैटायन। देखो इसमें क्या होगा, इसमें मैंने गिवन नहीं है, जैसे जैसे तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में देखो इसका क्या है। देखो अब क्लियर हुआ, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 14, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इक्वल, लेकिन अब इस पे चार्ज आ गया जो कि है 3+। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो प्रोटॉन्स है वो तो न्यूक्लियस में होते हैं, वो तो उनका नंबर तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ होते हैं शेल्स में, तो शेल्स में से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। तो +3 का मतलब क्या है, हमने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो प्रोटॉन्स है 13, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स भी 13 होने चाहिए अगर न्यूट्रल होता, लेकिन इसमें 3+ का चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 13 - 3 विच इज इक्वल टू 10। अब अगला देखो O2 नेगेटिव, तो O2 नेगेटिव को हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, ये क्या होता है वैसे एक्चुअली ये, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 8, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, देखो ऑक्सीजन अगर न्यूट्रल होता तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते 8, लेकिन अब ये क्या हो गया, ये क्या मेरा चार्ज, और वो भी 2 नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 ज्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मेरे क्या आ जाएंगे 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब अगला देखो, हालांकि हमने मॉलिक्यूल की बात कर ली जो कि न्यूट्रल है, तो इसके अंदर अगर मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं तो सबके प्रोटॉन्स को ऐड कर, तो कुछ भी नहीं, कार्बन में कितने होते हैं 6, प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 + 8, तो ये किसके इक्वल आ गया 22 के। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर कितने होंगे 22। अब बात आती है सल्फेट आयन की, ठीक है, तो यहाँ पर देखो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका अगर मैं लिखना चाहूं, देखो सल्फर के पास होते हैं, इस सल्फर का होता है 16 और ये 32। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं 16 + 8 × 4, 8 × 4 = 32, ये कितना हो गया 48। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 32 - 16 क्या हो गया हमारा 16, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी जो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे आएंगे वो भी सेम आएगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, अगर ये न्यूट्रल होता तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता तो 48 होता, लेकिन इस पे पूरे मॉलिक्यूल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास कितने होंगे 48 + 2 विच इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो भी हमने सिंपल कर लिए, लेकिन अब हम उसको थोड़ा क्वेश्चन वाइज करेंगे कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं जो कि मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। ये तो हमने पर मॉलिक्यूल निकाला, अब देखो क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन होगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 19 ग्राम फॉस्फेट आयंस, इसको हम क्या बोलते हैं फॉस्फेट। इसका नाम फॉस्फेट क्यों होता है, एक फॉस्फाइड भी होता है, तो हम इन सब का जो नोमेनक्लेचर होता है वो आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ऐसे नहीं है कि हमने ये अपनी मर्जी से रख दिया, एक पूरा एक रूल्स होते हैं जिससे हम इनकी नेमिंग करते हैं, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। अभी तो तुम साथ साथ लिख लो जो जो नेम्स आ रहे हैं। तो इसमें होगा क्या, देखो ऐसा कभी भी क्वेश्चन दे रखा हो, देखो नंबर निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए तुम्हें पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता होने चाहिए, तभी उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। तो हमें जैसे अभी तो क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे, तो करना वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ
इनका नंबर निकालना होगा कितने मॉलिक्यूल्स है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे अगर मास दे रखा है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में। फिर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। फिर वहां से हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत सिंपल है। तो इसके अंदर वो हमारा क्या हो जाएगा, देखो मास मुझे कितना गिवन है इसका, 19 ग्राम। तो 19 ग्राम गिवन है, तो अब अगर मुझे इसको मोल्स में कन्वर्ट करना डिवाइड बाय मोलर मास, तो PO4 नेगेटिव का मोलर मास हमारा कितना होता है, देखो हमारा फॉस्फोरस का 31 होता है प्लस इसका 16 इंटू 4, तो मेरा क्या बन गया 31 और ये कितना हो गया 95। तो ये मेरा क्या बन गया 19/95 विच इज इक्वल टू 1/5 मोल्स। मेरे क्या आ गए 1.5 मोल्स। अब मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना, तो वो क्या हो गया इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ये मेरे क्या आ गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब एक बात सुनो, अगर मेरे एक मॉलिक्यूल में हमारे निकाल लो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैसे निकलेंगे, देखो फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, PO4 3 नेगेटिव। फॉस्फोरस को अगर मैं लिखना चाहूं तो उसके अंदर हमारे कितने होते हैं 15 और ये 31। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास प्रोटॉन्स तो 15 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी अगर ये न्यूट्रल है तो उसके अंदर 15 ही है। तो मेरे क्या हो गए 15 प्लस इसके अंदर कितने हैं 8 इंटू 4 विच इज, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है तो प्लस 3। तो मेरा क्या आ गया 32 35 और ये मेरे क्या हो गए 50 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या हो गया, मेरे एक फॉस्फेट आयन में 50 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इतने में कितने होंगे, तो इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा अब क्या आ जाएगा 50 इंटू 1/5 इंटू n। तो ये मेरा क्या आ गया 10 n विच इज इक्विवेलेंट टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। ठीक है, ये वाला स्टेप दोबारा बता देता हूं हो कैसे रहा। देखो एक तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, दोबारा समझाने के लिए बस कर रहा हूं, अगर ऐसे समझ आ गया बहुत बढ़िया। देखो अगर मैं बोलूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ PO4 3 नेगेटिव 50 इलेक्ट्रॉन्स, तो कुछ भी नहीं है Na/5 मॉलिक्यूल ऑफ PO4 विल 50 इंटू Na/5। तो ये जो भी हमने किया था ये यूनिटरी मेथड ही लगाया था। जैसे जैसे तुम्हारी स्पीड बनती जाएगी तो तुम्हें इतना ही लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो तो उसमें तो तुम्हें सारा कुछ समझाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के बाद अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ CO गैस containing 20 Na इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो हमें क्या निकालना है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें मास गिवन था और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे। इसमें क्या अब हमारा उल्टा चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, मास निकालना है CO2 है जिसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें क्या करना है, देखो मैं बोलूं 1 मोल CO में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ। देखो एक C में कितने 6 और इसमें कितने होंगे ऑक्सीजन में कितने 8, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो गया 14 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। एक मोल CO में 14 मोल, क्योंकि एक CO में 14 इलेक्ट्रॉन है तो एक मोल में कितना होगा 14 मोल इलेक्ट्रॉन। अब हमें गिवन कितने 20 Na। तो इसमें देखो इसको अगर मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट करूं मेरा क्या आ जाएगा 20 मोल्स, पिछले क्वेश्चन में भी कराया था। तो क्या आ जाएगा 20 Na/Na विच विल बी 20 मोल्स। अब देख तो अगर मुझे उल्टी रिएक्शन चलानी है, मास निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो गया एक मोल इलेक्ट्रॉन्स कितने CO में होंगे 1/14। तो 20 मोल इलेक्ट्रॉन कितने में होंगे 1/14 इंटू 20। तो अभी मेरा क्या आ गया मोल्स ऑफ CO जिसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमें इसमें लेकिन मास निकालना है, तो मास में करने के लिए इसको क्या करेंगे हम इंटू
मोलर मास। तो ये मेरा क्या बन जाएगा 1/14 इंटू 20 इंटू इसका मेरा मोलर मास कितना होता है CO का, इसका हो गया 12 और इसका कितना हो गया ऑक्सीजन का 16। तो ये मेरा क्या बन गया 20, 14 वन जा 2 जा, तो ये मेरा क्या आ गया 40 ग्राम। तो मेरा आंसर क्या आ गया 40 ग्राम्स। अब देखो एक मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, तुम खुद ट्राई करना। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 54 ml of water at 27 degree C and 180। हमें क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकालना है और न्यूट्रॉन्स का कितने में 54 ml ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 180। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना कि वाटर की स्टेट का सोचो पहले कि वो इतने टेम्परेचर पे क्या स्टेट होती है, ठीक है। उसके बाद इसको करने की कोशिश करना। हिंट दे देता हूँ, हिंट वैसे तुम्हें पता ही है 27 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है लिक्विड स्टेट में, तो हम इसको वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर हमें वही डेंसिटी का यूज करना होगा, करके आंसर अगली क्लास में बताऊंगा क्या है इसका, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ये कैसे होगा देखो, अगर मैं बोलूं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है तो कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है, ये उस पे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो अभी तक बताओ जनरली, अभी तक अगर मैं बोलता हूँ सोडियम पे चार्ज कितना है तो हम क्या बोल देते हैं +1। अगर मैं इस पे बोलता हूँ चार्ज कितना है तो हम क्या बोल देते हैं -2। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे मैं +1 बोल रहा हूँ, इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि इसके उसके ऊपर चार्ज है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज कैरी करता है वो निकलने पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन हम इसको +1 -2 बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो हम निकालते हैं वो क्या होता है रिलेटिव चार्ज निकालते हैं। रिलेटिव चार्ज मतलब कि एज कंपेयर